दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश कर दिया है। जी हां, कोरोना महामारी के चलते इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जी हां, बजट में निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। हेल्थ, रेलवे, इंश्योरेंस, LIC सहित कई अन्य चीजों को लेकर कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। आम जनता यही जानना चाहती है कि बजट के बाद क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हो गया है। जी हां, तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के बजट से पहले लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई भी राहत नहीं दी है। जी हां, बजट के बाद मोबाइल फोन, मोबाइल के चार्जर, गाड़ियों के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्टन, सोलर इन्वर्टर, शराब, जूते, सूती कपड़े, सेब, काबुली चना, यूरिया, DAP खाद, चना दाल, पेट्रोल, डीजल, ऑटो पार्ट जैसी कई चीजें महंगी हो गई है। जबकि सोना, चांदी, तांबे का सामान, चमड़े का जूता, नायलॉन, पेंट और स्टील के सामान सस्ते हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार का बजट टेब के माध्यम से पेश किया है। जी हां, बजट में टैक्स को लेकर कई बदलाव किए हुए हैं। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में कोई भी राहत देने का काम नहीं किया है। जी हां, कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जबकि स्टील की चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम हुई है। मोबाइल फोन के कुछ पार्ट के लिए 2.5% ड्यूटी वसूली जाएगी। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया। कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने को लेकर टैक्स से लेकर रोजगार तक हर मोर्चे पर आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। जी हां, ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की GDP लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है जिस पर देश की नजर है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। जी हां, वित्त मंत्री ने कहा है कि हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी। जी हां, इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में एक बार फिर से मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी है। जी हां, इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और न ही निवेश पर छूट की सीमा बढ़ी है, लेकिन कुछ झटके जरूर लगे हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास को दिए इन्हीं जख्मों से सरकार ने किसानों को मरहम लगाने की कोशिश की है। पेट्रोल, डीजल और सोने पर सरकार की ओर से एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस लगाने का प्रस्ताव बजट में पेश किया है। इसके अलावा सोने पर भी 2.5% कृषि सेस लगेगा। दरअसल सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 5.5% कर दिया है। जी हां, इस तरीके से मिडिल क्लास को सोने के आयात पर टैक्स में 5% की राहत मिलने वाली थी, लेकिन इस पर सरकार ने अलग से 2.5% का कृषि सेस लगा दिया है। जी हां, इस तरीके से सोने का कस्टम ड्यूटी में मिली 5% की राहत अब 2.5% ही रह जाएगी, यानी कि फिर बात घुमा फिरा करके वहीं आ जाएगी। सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश की है। मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं करता है, वैसी सीटें भाजपा को नहीं मिलती है जो मियां यानी कि जहां मियां मुसलमानों के हाथों में है, लेकिन बाकी सीटें हमारी है। ऐसा बयान हम नहीं बल्कि असम सरकार के मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। उनका कहना है कि यह बात वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं कि वे उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे ताकि जो लोग खुद को मियां मुस्लिम से नहीं जोड़ते हैं उन्हें कमल या फिर हाथी पर वोट करने का मौका मिल सके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मियां मुस्लिम हमारे लिए वोट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे लिए वो वोट नहीं किया। जो भी सीट उनके हाथ में है वहां हमें वोट नहीं मिलेगा, जबकि बाकी सभी सीटें हमारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले प्राइवेट मदरसों में मॉडर्न शिक्षा लागू करने की बात कह चुके हैं। उनकी सरकार असम में सरकारी मदरसों का संचालन बंद कर चुकी है। जहां उनका कहना था कि इनकी सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी फंडेड खर्च नहीं करेगी। इससे पहले असम सरकार 614 मदरसों का संचालन किया करती थी।
दोस्तों केंद्र सरकार ने सोमवार को भले ही कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हो, लेकिन दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों को यह पसंद नहीं आया। जहां गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया है कि बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया है, उल्टे पेट्रो पदार्थ पर कृषि के नाम पर सेस लगा दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट से किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों की पुरानी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर भी कानून नहीं बनाया गया। जहां सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करनी चाहिए। दिल्ली की हदबंदी करके सभी को परेशान किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को कुछ मिला तो वह कर्ज मिला। जमीन का कागज गिरवी रख दो और सरकार से कर्ज ले लो। आपकी जमीन छीनने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार की तरफ से। जी हां, ये राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आपको अगर फसल का भाव मिल जाता है तो फिर गुजारा चल जाता, लेकिन सरकार आपको कर्ज से गुजारा चलाने को बोल रही है। क्या कर्ज लेकर गुजारा चल सकता है? उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने कर्जा देकर जमीन छीनने का अभियान चला रखा है। बड़े बड़े घरानों ने सरकार से कह दिया है कि उन्हें कर्जा दे दो, फिर हम जमीन आसानी से ले लेंगे, आसानी से छीन ले लेंगे। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ है। पेट्रोल पर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपया शेष बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जा रही है। यह देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने जैसा है। यह बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही है। यह केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि अब सरकार ऐसे क्या कमाल करने वाली है कि जीडीपी 23.9 से 11% हो जाएगी। इस बजट में ना रोजगार सृजन की बात है, ना शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की, सिर्फ बेचने की बात कही गई है। पीएसयू, एयरपोर्ट, वेयरहाउस सभी को बेचा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अब किसानों को बिजली सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। सरकार की योजना देश से बेचने की है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि मोदी सरकार देश की संपत्ति घनिष्ठ मित्र पूंजीपतियों के हाथों में दे देना चाहती है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि जनता के हाथ में कैश देने की बात तो भूल ही जाइए। मोदी सरकार देश की संपत्ति को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथों में सौंप देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की कांग्रेस और फिर अन्य विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है। यह बजट के पहले कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र का बजट आवंटन बढ़ाने और फिर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि रोजगार सृजन के लिए किसानों, मजदूरों और सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस सेक्टर को समर्थन दें। जीवन बचाने के लिए हेल्थ केयर परिवेयर बढ़ाइए और सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा बजट भी बढ़ाइए। दोस्तों एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर हरियाणा में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। एक नेता तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे दिया है। जी हरियाणा के इन्हेरे के विधायक अभय सिंह चौटाला स्वयं विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में घोषणा करते हुए कहा है कि यदि 26 जनवरी तक कानून रद्द नहीं होते हैं तो वे 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। जिन्होंने अपनी जुबान को निभाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर इस्तीफा दे दिया था। जी इसके बाद भाजपा नेता पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। जी पार्टी छोड़ने के दौरान ही रामपाल माजरा ने जजपा और भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। रामपाल माजरा का अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। मौका मिलने पर उन्होंने कलायत या फिर उचाना से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। जी आने वाले समय में इस फैसले का उनके क्षेत्र में काफी प्रभाव रहेगा। अब बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भी भाजपा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी बलवान सिंह पूर्व विधायक हैं। इस प्रकार 4 दिन में 3 बड़े नेताओं द्वारा किसानों के समर्थन में पार्टी और फिर पद छोड़ने से साबित होता है कि आने वाले समय में यानी कि आने वाले दिनों में कुछ और इस्तीफे ऐसी पार्टियों से हो सकती है जो खुलकर किसानों के साथ नहीं आ रहे हैं। इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं का एक सूर में कहना है कि उन्होंने किसानों के समर्थन में पार्टी को छोड़ा है। इनके अलावा जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री सतपाल गंगवार ने भी किसानों के समर्थन में आने का फैसला ले चुके हैं। तथा उन्होंने कहा है कि वे किसान पहले और फिर उनके लिए राजनीति बाद में है। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। जी हां, भारत सरकार की इस नीति के मुताबिक पुराने वाहनों को यानी कि पुराने गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। जी हां, बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रदूषण पर कंट्रोल लगाने के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वाहन मालिकों को निजी गाड़ियों को 20 साल बाद इन सेंटर पर ले जाना होगा। जी हां, सरकार की ओर से वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते
देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। अभी तक इस पॉलिसी के विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और फिर सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी गाड़ियां 20 साल पुरानी हो चुकी है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो आपके 20 साल पुराने गाड़ी को रद्दी माल के तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। दोस्तों, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने के फैसले पर निशाना साधा है। जी हां, रविवार को ट्वीट करके एक श्रृंखला में हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विश्वास विवेक से जुड़ा सवाल है, लेकिन अध्यादेश इसे सार्वजनिक मामला बना देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोई भी शख्स पूजा करने का तरीका चुन सकता है, एक ईश्वर, हजार देवता या फिर कोई भी ईश्वर नहीं। कोई भी जन्म की अपनी आस्था को अपने स्वीकार कर सकता है और एक नया विचार अपना सकता है। ये हमारे विचारों की स्वतंत्रता है कि हम किसे माने किसे ना माने। हमारे फेथ में स्वतंत्रता है जो हमें संविधान देता है, लेकिन यह अध्यादेश एक स्वतंत्रता को छीन लेता है। ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है, सेक्शन 2A के मुताबिक अगर मैं इस्लाम के बारे में तकरीर करता हूं तो कानून कहता है कि उस पर भी केस कर दो। साथ ही मेरी बात सुनकर अगर किसी ने कबूल कर लिया तो फिर उस पर भी केस लगवाएंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून में कहा गया है कि राह चलते कोई भी आदमी भी धर्मांतरण को लेकर केस दर्ज करवा सकता है। साथ ही अगर कोई अपना धर्म बदलना चाह रहा है तो उसे जिलाधिकारी को पत्र लिखना होगा। इस पर जिलाधिकारी कहेंगे कि 2 महीने बाद आओ और इसके बाद मामले की जांच की जाएगी। ओवैसी ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि यह अध्यादेश 2 या फिर 2 से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन करने की सामूहिक धर्मांतरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि अगर पति पत्नी एक साथ धर्मांतरण करे यानी कि धर्म बदले तो एक अपराध है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर है जहां बड़े पैमाने पर हिंदू से बौद्ध धर्म अपनाया गया। यह अध्यादेश इसे भी अपराध बताता है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस साल के आम बजट में कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। जहां इन्हीं में से एक ऐलान उज्ज्वला योजना के विस्तार का है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि मुफ्त रसोई गैस LPG योजना यानी कि उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा और 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार उज्ज्वला योजना के तहत योग्य BPL परिवार को वित्तीय सहायता देती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी ईंधन की आपूर्ति जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को CNG मुहैया कराने के गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करके 100 और फिर जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक षड्यंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी से एक विकास वित्त संस्थान स्थापित करेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि टिकैत भाइयों ने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। नरेश और फिर राकेश टिकैत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। जी टिकैत बंधु यानी कि राकेश टिकैत और फिर नरेश टिकैत ने कहा है कि वे बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत को तैयार है। भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियों के अध्यक्ष और बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि बीच का रास्ता यह हो सकता है कि भाजपा सरकार अपने शासनकाल में तीनों कानूनों को लागू नहीं करे। वहीं छोटे भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस मुद्दे का एक सम्मानपूर्वक समाधान निकाला जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे दबाव में किसी बात पर रजामंद नहीं होंगे। दोस्तों, सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। जहां वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कृषि क्षेत्र का जिक्र भी किया। उन्होंने इस भाषण में किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की जिससे उन्हें तत्काल फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा की ओर काम कर रही है। वहीं यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बजट में राज्य सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना
गुना राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृषि फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल उठाए हैं। जो उन्होंने कहा है कि मंदी और कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को यह बजट कितनी राहत दे पाएगा। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर सरकार से इस बजट का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा मायावती ने कहा है कि देश की जनता किसान लुभाने वादों से थक चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने वादों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संसद में आज पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मंदी और वर्तमान में कोरोना प्रकोप से जुड़े देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहां की अति गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को दूर कर पाएगा। इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों और फिर इस बजट को भी आंका जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,